इंडिया इज एट वॉर। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो भारत के 28 राज्यों में से कम 15 राज्यों में जंग जारी है। 8 security forces personnel were killed by Maoists in the jungle area of Kutru in Chhattisgarh. जम्मू के पुंछ इलाके में आतंकियों ने भारतीय सेना की एक गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। The residents of Kishtwar in Jammu and Kashmir are patrolling to protect themselves from terrorist attack. Khalistani terror group has claimed responsibility for the attack in Taran Taran. भारत वर्तमान में अपने अंदर चल रहे कई संघर्षों से जूझ रहा है जो ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक तनावों से जुड़े हुए हैं। कश्मीर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख विवाद बना हुआ है, जहां सीमाई दावों और उग्रवादी गतिविधियों के कारण लगातार तनाव बना रहता है। और कश्मीर के पहलगांव में हाल ही में हुआ आतंकी हमले ने तो इंसानियत को शर्मसार किया है। वो कहा जाता है ना कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस कहावत पर दोबारा से गौर करने की जरूरत है? खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उधर पूर्वोत्तर भारत में विभिन्न जातीय समूह स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, जिससे समय समय पर हिंसा भड़कती रहती है। इसके अलावा माओवादी उग्रवाद बना रहता है, जो मुख्य रूप से मध्य भारत में सक्रिय है। गरीबी और हाशिए पर पड़े समुदायों की समस्याओं को दर्शाता है। प्रत्येक संघर्ष अपनी जटिल उत्पत्ति के साथ भारत की विविधता और एकता की चुनौतियों को उजागर करता है। भारत में कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं है, लेकिन कई संघर्ष और हिंसक घटनाएं अभी भी जारी हैं। आइए जानते हैं सबसे बड़े और महत्वपूर्ण विवादों के बारे में, और अगर आपको इन विवादों का कोई समाधान नजर आता हो तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 2024, जब पूरा भारत 77th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में बिजी था, तब हमारे ही देश का एक राज्य अपने 78th इंडिपेंडेंस डे का जश्न मना रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन इस स्टेट के पास अपनी खुद की एक पार्लियामेंट है, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और यहाँ तक कि इनकी खुद की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तक है। इस उग्रवादी संगठन के प्रभाव वाले इलाके में अलग से एक विदेश मंत्रालय, अलग गृह मंत्रालय और अलग वित्त मंत्रालय है। ऐसा लगता है जैसे हमारे ही देश के अंदर एक दूसरी सरकार चल रही है। इनका अपना एक प्राइम मिनिस्टर थुइंगालेंग, जो हमारे ही पीएम की तरह अलग अलग देशों से मिलने जाते हैं। मतलब ये लिटरली इंडिया के अंदर ही अपना खुद का एक अलग देश बना के उसे चला रहे हैं। अब जहां एक तरफ मंजर कुछ ऐसा है, वहीं पर भारत के एक दूसरे राज्य में तो इंडियन गवर्नमेंट वहां के लोकल्स के हाथों में हथियार देकर, मिलिट्री ट्रेनिंग देके वहां की जनता को जंग के लिए तैयार कर रही है। Groups known as village defense groups are given SLRs to defend themselves against terrorist attacks. ऐसे दृश्य हमने यूक्रेन में देखे थे, जब पूरे विश्व में ये खबर फैल गई थी कि जल्द ही रशिया यूक्रेन पर हमला करने वाला है। हमारे देश में भी 1962 में इंडो चाइना वॉर और 1990s में जब कश्मीरी पंडितों का मास जेनोसाइड हुआ था। कश्मीर घाटी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 19 जनवरी की रात को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। तब हमारे देश ने भी, इंडियन गवर्नमेंट ने सिविलियंस को मिलिट्री ट्रेनिंग और हथियार दिए थे, सिर्फ सेल्फ डिफेंस के तौर पर। लेकिन अभी अचानक से इस मिलिट्री ट्रेनिंग की शुरुआत फिर से हमारे देश में क्यों हो रही है? मैप में ये हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, इसे इंडिया का रेड कॉरिडोर कहा जाता है, क्योंकि इन 9 राज्यों में कई इलाकों में आज तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं बल्कि विश्व का चौथा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन राज करता है, इंडियन नक्सल। तालिबान, आईसिस और बोको हराम के बाद इंडिया के ये नक्सलवादी माओइस्ट पूरे दुनिया के सबसे क्रूर आतंकवादी माने जाते हैं, क्योंकि इनकी 20,000 सैनिकों की एक विशाल सेना है, जो अपने मकसद को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और मकसद हिंदुस्तान से लोकतंत्र डेमोक्रेसी को हटाकर इंडिया को नॉर्थ कोरिया के जैसे एक हार्डकोर कम्युनिस्ट देश बनाना। इंडिया के इसी रेड कॉरिडोर में हजारों ऐसे गांव हैं जो कंप्लीटली नक्सलाइट इन्फेस्टेड हैं, और इनकी पूरी दुनिया ही हमसे इतनी अलग है कि आपको विश्वास नहीं होगा ये गांव वाकई इंडिया में है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इंडियन आर्मी और यहाँ तक कि उन गांव के लोकल लोगों में अपना खौफ फैलाने के लिए नक्सली लोग एक्सट्रीमली इनह्यूमन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपने दुश्मनों को जिंदा जला देना, पब्लिकली उनका सिर काट देना, उसे रिकॉर्ड करना, लोगों की भीड़ के सामने 3rd डिग्री टॉर्चर देकर उन्हें तड़पा कर मारना, और सबसे खौफनाक मर्डर करने के बाद उनकी लाशों को गाँव के चौराहों में, पुलिस स्टेशन के बाहर या फिर यूं ही पेड़ों पर लटका देना,
ताकि पूरे इलाके में इन कॉमरेड्स की दहशत फैल जाए और कोई भी इनके राज को दोबारा से चुनौती देने के बारे में सोचे तक नहीं। इन नक्सलियों के नियम कायदे भी बहुत ही क्रूर होते हैं। हर गांव में हर परिवार को एक बच्चा नक्सलवाद को कुर्बान करना होता है, जो जबरदस्ती उसे बचपन में ही अपने बेरहम दुनिया से वाकिफ कराते हैं, ताकि बड़ा होने के बाद वो बच्चा दूसरों पर तो छोड़ो, अपने खुद के परिवार पर भी जुल्म करने से न कतराए। जाहिर है, भारत के संविधान, कायदे, कानून कुछ भी नहीं मानते ये लोग। इनके खुद के अपने जन अदालत होते हैं, यानी कि पीपल्स कोर्ट, जहां पर ये कानून को बनाने से लेकर सजा सुनाकर पब्लिकली एग्जीक्यूट करने तक सारा का सारा काम भारी जनता के सामने करते हैं। इनके गांव में इनकी खुद की अपनी ही एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, जिसमें इनका नेशनल फ्लैग, नेशनल सॉन्ग और यहाँ तक कि नेशनल डे सब कुछ हमारे देश से एकदम अलग पैरेलली बनाया जाता है। इनफैक्ट हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो इन नक्सल इलाकों में ब्लैक डे यानी कि शोक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अगर आप नक्सलवादी गांव के हालात को देखोगे तो आज भी वहां पर कुछ तो ऐसे काम चलाओ पुल और रोपवेज हैं जो गांव के लोकल्स ने ही बनाए हैं। वजह, ये अपने इलाकों में एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनने ही नहीं देते। गवर्नमेंट रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये मॉइस्ट सब कुछ तबाह कर देते हैं। इनफैक्ट लोगों को गवर्नमेंट की कोई स्कीम इस्तेमाल करने पर या फिर इवन वोट देने तक के लिए भी बहुत ही क्रूर सजा सुनाते हैं, जैसे उनकी उंगली काट देना या फिर भरी सभा में उन्हें खूब पीटना। अब सोचो, इन्होंने छत्तीसगढ़ के सिटिंग होम मिनिस्टर से लेकर साउथ के बड़े बड़े एक्टर्स तक को अगवा करके, किडनैप करके उन पर अटैक्स करवाए, तो फिर गांव के बेचारे लोकल्स क्या ही चीज़ हैं। इसके अलावा नक्सल अपने इलाकों में अपनी खुद की एक अलग इकोनॉमी भी चलाते हैं। इन्होंने बाकायदा टैक्स स्लैब बना रखे हैं, जिसमें लोगों को गाड़ी या बाइक से लेकर अगर घर भी खरीदना है या फिर अपना कोई बिजनेस करना है, सबके लिए इन मॉइस्ट को टैक्स भरना पड़ता है, जिस वजह से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इनकी एनुअल इनकम करीब 100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। इसके अलावा ये गांव के मासूम किसानों से जबरदस्ती अफीम जैसे हाई ड्रग्स की खेती भी करवाते हैं, जिससे वो सालाना लगभग 70 करोड़ रुपए कमाते हैं। नाउ डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट इन पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है और कई नक्सलियों ने तो सरेंडर भी करना शुरू कर दिया है, पर इसके बावजूद भारत के 38 जिलों में आज भी इनका ही राज है। ये नक्सल तो ओपनली कह चुके हैं कि इनका मकसद 2050 तक पूरे देश की सरकार को गिराकर इंडिया को एक कम्युनिस्ट देश बनाना है। अब जहां इंडिया के इन 9 स्टेट्स में नक्सल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वहीं पर इंडिया के पूरे नॉर्थ ईस्ट में अलग ही प्रॉब्लम चल रही है। हमें अब तक सिर्फ ये पता था कि मणिपुर जल रहा है, जो कि सही भी है, लेकिन मणिपुर के अलावा भी नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा स्टेट है जो अपने इंडिया में होकर भी अपने आप को इंडिया से आज़ाद बताता है। We are proud to be descendants of such a warrior race and I refuse to acknowledge myself as an Indian citizen. साल 1946 नॉर्थ ईस्ट में देश की सबसे पहली सेपरेटिस्ट रेबेलियन की शुरुआत हुई थी। कश्मीर से नहीं बल्कि नागालैंड से। एजेड फिजो नाम के एक नागा लीडर थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने नागालैंड को इंडिया से अलग एक सेपरेट देश बनाने की मांग रखी थी, लेकिन जाहिर है उनकी मांग कबूली नहीं गई और इसीलिए फिर फिजो ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSGN के नाम से एक आतंकवादी संगठन को जन्म दिया, जिसका आज तक सिर्फ एक ही मकसद है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और पूरे नागालैंड से इन हिस्सों को अलग करके एक नया देश बनाना, कॉल्ड ग्रेटर नागालिम। और हाँ, ये हमारे देश से एक डिस्ट्रिक्ट को आज़ाद भी कर चुके हैं, हीब्रोन। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये जिला इंडिया के अंदर एक फुल्ली फंक्शनल ऑटोनोमस कंट्री है, जिसका ऑफिशियल स्लोगन है नागालैंड फॉर क्राइस्ट। इनकी अपनी पार्लियामेंट है, जिसको टाटर हो बुलाते हैं। इसमें इनके सो कॉल्ड पीएम किसी बड़े देश के पीएम जैसे ही ट्रैवल भी करते हैं। इसके अलावा इस देश की अपनी खुद की एक काफ़ी मॉडर्न वेल इक्विप्ड 1500 सोल्जर्स की आर्मी भी है, जिसमें एक एक्सक्लूसिव फीमेल बटालियन तक है। क्या आप विश्वास करेंगे, ये सो कॉल्ड देश है जिसने हर साल की तरह पिछले साल 14 अगस्त को अपना 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया था। हिंदुस्तान में होने के बावजूद भी पिछले 78 सालों से ये हिंदुस्तान से आज़ाद होने का जश्न मना रहे हैं, वो भी एकदम ओपनली अपने सेलिब्रेशन की वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज करते हैं,
दे डोंट इवन केयर कि इसका परिणाम क्या होगा। इनफैक्ट बाकी रिबेल की तरह ये लोग इंडियन आर्मी से डर के भागते नहीं, उल्टा अगर इंडियन आर्मी उनके द्वारा कंट्रोल्ड इलाकों में घुसने की कोशिश करे तो ये उन लोगों पर भी हमला कर देते हैं। एंड सरप्राइजिंगली हमारी इंडियन आर्मी भी उनसे शांति से बात करती है। फिर अब नागालैंड के दक्षिण की ओर मणिपुर की क्या स्थिति है, ये तो हम सब जानते ही हैं। पिछले 2 सालों से मणिपुर में कुकीज और मैतीज के बीच में एक इंटेंस वॉर चालू है, जिसका आज तक कोई समाधान निकल नहीं पाया है। बेशक वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, लेकिन कब तक? एक बात तो शायद आप जानते ही नहीं होंगे, वो ये कि आज मणिपुर में हमारी भारतीय सेना 10 अलग अलग रिबेल ग्रुप्स के करीब 55,000 मिलिटेंट से एक साथ लड़ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 10 संगठनों में से कोई भी यूनाइटेड नहीं है। 10 के 10 अलग लड़ रहे हैं। इनका सबका मकसद तो एक ही है, उनका खुद का एक अलग देश बनाना। लेकिन इन सब का देश दिखता भी एक दूसरे से बहुत अलग है। मतलब जरा सोचिए, गलती से इन्होंने मणिपुर को अलग कर भी लिया तो ये लोग एक स्टेट के कितने टुकड़े करेंगे। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे प्रोफेशनल ट्रेंड कमांडोज हैं, जिनके पास लेटेस्ट रॉकेट लॉन्चर्स, मशीन गन्स, स्नाइपर राइफल्स जैसे बहुत सारे मॉडर्न हथियार हैं। इनफैक्ट इन्होंने तो स्टारलिंक जैसी एक एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तक हासिल कर ली है, जो अब तक इंडिया में ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई है। इसके पीछे जाहिर सी बात है, रीजन यही है कि हम सब जानते हैं कि इन रिबेल ग्रुप्स को फॉरेन से ही हैवी फंडिंग आती है। बट मणिपुर के अलावा असम का भी सेम ही हाल है। वहाँ पर गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से मेजरली 3 रिबेल ग्रुप्स ने इंसर्जेंसी फैला रखी है, जिनका मकसद असम को इंडिया से अलग करके एक नया देश बनाना है। रही बात अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ पर तो फिलहाल कोई मेजर सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है, लेकिन ये स्टेट नागालैंड यानी नागाज के फैलाए इंसर्जेंसी का शिकार होता रहता है। ओवरऑल देखें तो गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से 40% असम, 60% मणिपुर, 10% अरुणाचल प्रदेश और 50% नागालैंड मिलिटेंसी इन्फेस्टेटेड रीजन्स हैं। लेकिन इन सब में नुकसान हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वहाँ के आम जनता का। These are the people who have been surviving for a year inside Manipur's relief camp. बोलता है भाई एक बार घर दिखाओ, घर तो है नहीं, सब जला दिया वो लोग ने। हर रात हर सुबह बच्चे लोग बोल रहे हैं पापा कब घर जाएंगे, कैसे जवाब दिया जाएंगे। एक बाप का दिल तो दुख होता है ना। अब जरा नॉर्थ ईस्ट से हल्का सा जूम आउट करके अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे ना, तो पिछले ही साल एक्स रॉ चीफ एएस डुलार्ड जी ने कश्मीर में एक नई जंग की चेतावनी जाहिर की है, कश्मीर मिलिटेंसी 3.0। 1990s में जब कश्मीरी पंडितों का मास जेनोसाइड हुआ था, तब कम से कम 200 से 300 आतंकवादी पूरे इंडिया में घुस चुके थे। लेकिन एएस डुलार्ड जी का कहना है कि इस बार ऑफिशियली रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ अकेले जम्मू रीजन में ही 70 से 80 पाकिस्तानी ट्रेन टेररिस्ट घुस चुके हैं। He also mentioned a figure of 70 or 80 terrorists in J&K, which again is a significant number. You know, even at the worst of times in the early 90s, we used to talk of about 200, 220 terrorists being all over the state. जो उनके हिसाब से हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। अगर इसे रोका ना जाए तो इतिहास कश्मीर में दोबारा से खुद को दोहरा सकता है। अब इसका एग्जाम्पल आप पहलगांव के अटैक को देख लीजिए, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ बढ़ चुका था, टूरिज्म पीक पर था। इस हमले का मेन कारण यही था कि कैसे कश्मीर को फिर से मिलिटेंसी की तरफ धकेला जाए। जब वहाँ का यूथ पैसा नहीं कमाएगा तो उसे आतंकवादी बनाना आसान होगा। इनफैक्ट इसके लक्षण दिखना शुरू भी हो चुके हैं। 1990s में जो चीज़ें हुई थी, JKLF, जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उन्होंने पूरे देश में टेररिज्म फैलाया था। इंडियन आर्मी पर हमले किए, कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया, उन्हें अपने ही घरों से भागने पर मजबूर किया। और अभी भी जब से इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया, तब से काफ़ी सिमिलर इवेंट्स एक टाइमलाइन की तरह रिपीट होते दिख रहे हैं। 2021 के बाद कई न्यू सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गए, सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स भी शुरू हो गए। बस अगर कुछ बदला तो वो ये है कि लोकेशन बदल गई और हथियार। पहलगांव की घटना को अगर छोड़ दें तो इस बार टेररिस्ट ने कश्मीर घाटी से ज़्यादा जम्मू के रीजन को चुना है। अब इसके पीछे एक मेजर कारण ये हो सकता है कि 1990s में उन्होंने कश्मीर घाटी में हमला किया था, लेकिन क्योंकि वहाँ टेरेन मोस्टली एक
ओपन ग्राउंड जैसा है, इसलिए वो इंडियन आर्मी के हाथों जल्दी पकड़े जाते थे। क्योंकि जम्मू पूरा जंगल से भरा हुआ है और एक पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर टेररिस्ट हमला करके गायब हो सकते हैं और इंडियन आर्मी उन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाएगी। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि सिर्फ अटैक्स के लोकेशन ही चेंज हुए हैं, बल्कि इन टेररिस्टों के पास अटैक वेपन्स भी काफ़ी मॉडर्न आ चुके हैं। जैसे इतिहास में पहली बार कश्मीरी मिलिटेंट्स ने कटरा बम ब्लास्ट में स्टिकी बम का इस्तेमाल किया था। A sticky bomb was used for the blast of the bus heading to Mata Vaishno Devi Shrine base camp, जिसमें उन्होंने बाहर से ही बस पे बम चिपका दिया। 2021 में तो टेररिस्ट ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रोन से बम ब्लास्ट किया था। अब सोचो, इनके पास ऐसे हाईटेक बुलेट तक आ चुके हैं जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी भेज सकते हैं, और इसी सब का अंजाम हमारे सामने है। 2021 के बाद पिछले दिसंबर तक हमारे 124 जवान शहीद हो चुके हैं। आर्टिकल 370 एग्रोगेट होने के बावजूद इसी वजह से अभी तो सरकार ने भी वहाँ के लोकल सिविलियंस को हथियार देकर उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया है, जिसको गवर्नमेंट विलेज डिफेंस ग्रुप्स यानी VDG बोलती है। और चिंता की बात तो ये है कि इस ग्रुप को पिछले 1990s के कश्मीरी मिलिटेंसी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक वापस से शुरू किया है, जो कि इशारा हो सकता है कि शायद हमारी सरकार ये जान चुकी है कि कुछ बड़ा कश्मीर में ज़रूर होने वाला है। सबको सचेत रहना चाहिए, क्योंकि इसकी शुरुआत पहलगांव अटैक से हो चुकी है। लेकिन ये सिर्फ कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पंजाब में डिट्टो कश्मीर की तरह ही अपने इतिहास को फिर से दोहराते हुए दिख रहा है। बिल्कुल 90s 80s की जैसे ही सब कुछ वापस वहाँ पे होते हुए दिख रहा है। मतलब आप सोचो कि कुछ साल पहले ही अमृतपाल अचानक से खालिस्तान के एक नए लीडर बन गए और मीडिया में आकर इंडिया से अलग होने की डिमांड वापस सामने रखने लगे। आप एक यूनिफाइड आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं जिसके नीचे दूसरी आइडेंटिटी सप्रेस होती है। हम इस नेशन से अलाइन नहीं करते और पीसफुल तरीके से हम एडवोकेट करेंगे कि हमारा एक अलग से मुल्क हो और हम आज़ादी चाहते हैं। इसके बाद से पंजाब में एंटी हिंदू सेंटीमेंट्स, हेट्रेड एकदम से बढ़ गया। वहाँ पर टारगेटेड किलिंग्स, पुलिस अटैक्स होने लग गए। फिर कनाडा, यूके, यूएस जैसे देशों में भी हिंदुओं पर हमले होने लग गए, बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू हो गया। सबसे कंसर्निंग बात तो ये है कि पंजाब के कुछ हिस्सों में कई लोग आज भी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ये सब महज सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर इसमें आपको 90s 80s की एक झलक दिखाई दे रही है? अमृतपाल के आने के बाद से हमारे देश में खालिस्तानी मिलिटेंसी 2.0 का खतरा बनते हुए दिख रहा है। अब अगर हम नॉर्थ इंडिया से जूम आउट करके साउथ इंडिया पर फोकस करें, तो यहाँ पर इंडिया से अलग द्रविड़ नाडु नाम के एक देश बनाने का मुद्दा रिसेंटली काफ़ी हाईलाइटेड हो रहा है। कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स और एक्टर्स तक इसे सपोर्ट करते हुए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे चुके हैं। दरअसल साउथ इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट का GDP सरप्लस में है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ऐसा नहीं है। वहाँ पर कई स्टेट को बीमारू स्टेट कहा जाता है, क्योंकि वो इंडियन GDP में अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते। तो इन लीडर्स का ये मानना है कि हमारे फंड से सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। तो जब हम खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हैं, तो हमें इंडिया के साथ रहने की क्या ज़रूरत है? और इसीलिए वो इंडिया से अलग होकर एक नया देश बनाना चाहते हैं। ऐसी एक और डिमांड वेस्ट बंगाल में भी है। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कुर्सियांग डिस्ट्रिक्ट में मेजरली नेपाली स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती है, लेकिन वेस्ट बंगाल में बंगाली स्पीकिंग के मेजॉरिटी होने से गवर्नमेंट भी बंगाली स्पीकर्स की ही है। तो इसी को लेकर एक नेपाली लीडर सुभाष गिशिंग ने एक आर्म्ड ग्रुप गोरखालैंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ही बना दिया है, फाइट फॉर देयर ओन कंट्री गोरखालैंड। अब मैंने द्रविड़ नाडु और गोरखालैंड इन दोनों के एकदम लास्ट में इसलिए कवर किया क्योंकि सेपरेटिस्ट मूवमेंट अभी तक उतने वायलेंट नहीं हुए हैं। कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स अभी तक इनकी मांगों के लिए देखने को नहीं मिली है। लेकिन हाँ, इनकी सोच, इनकी आइडियोलॉजी सेपरेटिस्ट ज़रूर है, विच डेफिनेटली इज़ ए रेड अलार्म फॉर इंडिया। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इतिहास गवाह है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट का स्टार्ट ऐसे ही आइडियोलॉजी से शुरू होता है। और ख़ासकर जब हम ये जानते हैं कि CIA और ISI जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने हमेशा ही इंडिया के अंदर की कमज़ोरियों को पकड़ा है और ढूंढते रहते हैं ताकि उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकें और इंडिया के आर्म्स को ट्विस्ट कर सकें। और आज हमारी स्थिति कुछ ऐसी है कि अगर आप इंडिया के इस मैप को देखोगे तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक
भारत के हर कोने में बगावत जारी है और इसलिए ही तो आए दिन खबरें आती हैं कि CIA या अमेरिका के बड़े बड़े बिलियनियर्स इंडिया में लाखों करोड़ों रुपए पंप कर रहे हैं। अब कोई भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट उठा लो, कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, लिटरली सब में ISI और CIA का हाथ है। अब ये एजेंसियां कैसे अपनी मूवमेंट चलाकर भारत को तोड़ने की कोशिश करती हैं, इसके लिए एक अलग एपिसोड बनाना होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो से कोई जानकारी मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। नमस्कार।